Today we are going to discuss about resonance effect or it is also called mesomeric effect. Mesomeric effect, इसको हम आर इफेक्ट और एम इफेक्ट भी बोल सकते हैं। पहले आगे बढ़ने से पहले ये सीख लेते हैं रेजोनेंस क्या है, किस फिनोमिना को हम रेजोनेंस बोलेंगे। तो काफी मशक्कत के बाद कैकुले ने बेंजीन का ये स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोज किया। उन्होंने कहा बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6 और जिस तरह की प्रॉपर्टीज बेंजीन शो करता है उसके हिसाब से बेंजीन का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है दैट शुड बी लाइक दिस। इसमें आप देख पा रहे हैं 6 कार्बन एटम रिंग में एनक्लोज्ड है एंड डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशंस। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ आपको C सिंगल बॉन्ड C दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ आपको C डबल बॉन्ड C दिखाई पड़ रहे हैं। तो बेंजीन के केस में अगर आप C सिंगल बॉन्ड C की बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो वो C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ जो है वो 154 पिकोमीटर की रहती है and the C double bond C bond length is found to be 134 picometer। तो जैसा कि बेंजीन के स्ट्रक्चर को देख करके लग रहा है कि इसमें C सिंगल बॉन्ड C भी है और C डबल बॉन्ड C भी है, so these bond length C single bond C should be 154 pm and this C double bond C bond length should be 134 pm. But when we measure the bond length in case of benzene, then all the bond lengths in case of benzene were found to be 139 picometer, which is intermediate of C single bond C and C double bond C. So how we could explain about this intermediate bond length of C bond C in case of benzene? There is only a phenomena called resonance. Only resonance can explain this observation, why in case of benzene all carbon bond lengths are equal. So on the basis of this observation, another structure of benzene was proposed in which it was suggested that these double bonds are delocalized inside this ring. ये double bond यहाँ आ गया, ये double bond यहाँ migrate कर गया, ये यहाँ move कर गया, so you will get this type of structure. This type. ठीक है, और ये बताया गया कि जो बेंजीन रिंग है इसके अंदर जो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं ये लगातार डीलोकलाइज करते रहते हैं और इस स्ट्रक्चर को बेस्ट तरीके से बेंजीन के स्ट्रक्चर को इस तरीके से बेस्ट रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है जिसमें डॉटेड फॉर्म में या डार्क लाइन से भी कहीं कहीं आपको दिखेगा ये रिंग की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन शो किया जाता है। और ये बता रहा है कि यहाँ पर जो है कार्बन बॉन्ड कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो गया है और इसी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है इट कम्स इन बिटवीन C single bond C and C double bond C. This is the partial double bond length जो आपको बेंजीन के स्ट्रक्चर में मिलती है। और ये
शो करने का तरीका क्या एज्यूम कर लेते हैं कि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर को शो करने का तरीका क्या एज्यूम कर लिया, इस तरह से। तो क्योंकि ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लगातार बेंजीन के अंदर डीलोकलाइज करते रहते हैं, इसीलिए जो इसका जो स्ट्रक्चर है इस फॉर्म में हम एक्सप्लेन करना बेटर समझते। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर बेंजीन के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक सिंगल केमिकल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। वी नीड टू रिक्वायर मोर देन वन स्ट्रक्चर and these two structure can best represented in form of an resonance, a resonance hybrid। तो ये आपके पास बेंजीन का एक रेजोनेंस हाइब्रिड है जो इन दोनों स्ट्रक्चर को कवर करते हुए हमने बनाया है, राइट। सो इट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ these two forms of calculate first and second, जिसमें आपको साफ साफ पता चल रहा है कि जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं ये लगातार बेंजीन के अंदर डीलोकलाइज करते रहते हैं और सभी कार्बन को पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ बेंजीन के स्ट्रक्चर को ये प्रोवाइड करा रहे हैं। तो रेजोनेंस वो फिनोमिना है जिसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि किसी भी केमिकल कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं जब एक सिंगल स्ट्रक्चर से सेटिस्फाई नहीं होती, एक से ज्यादा केमिकल स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तब इस फिनोमिना को हम रेजोनेंस बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, फिर एक बार बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई लेडी जो है जब वो घर पर है तब वो रोल प्ले कर रही है मॉम का, मदर का रोल प्ले कर रही है एक बच्चे के लिए जो उसके साथ स्कूल जाता है। लेकिन जैसे ही वो लेडी चली गई स्कूल अपने 5 साल के बच्चे के साथ, तो अब वो लेडी जो है उस बच्चे की टीचर हो जाएगी, है ना। तो पर्सन तो एक ही है ना, पर्सन तो एक ही है। आप देखेंगे इस लेडी की जो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं घर पर अलग हो गई और स्कूल में रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी हो गई, अलग हो गई। तो हम किसी भी एक करेक्टर से, टीचर या मदर के एक करेक्टर से इस लेडी की सारी रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। हमें दोनों को ही कंसीडर करना पड़ेगा। एज ए टीचर उसके रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होंगी उस बच्चे के लिए, और एज ए मदर उसी लेडी की जो रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। तो आप देख पा रहे हो इस लेडी को पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए, इसको पूरी तरह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हमें दो जो इसके फंक्शंस हैं उसको समझना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही जब किसी एक सिंगल कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज एक सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती और एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तब हम इस फिनोमिना को रेजोनेंस बोलते हैं। और एक ऐसा भी स्ट्रक्चर हम कहीं कहीं बना पाते हैं कि जिससे उन सभी स्ट्रक्चर्स को बेस्ट तरीके से एक सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्रेस कर सकें। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो आपके एक बात समझ में आ गई कि जो रेजोनेंस है वो कब जरूरत उसकी हमें पड़ती है। नाउ विल टॉक अबाउट रेजोनेंस इफेक्ट। नाउ विल डिस्कस अबाउट द रेजोनेंस इफेक्ट। जैसे मैंने आपको अभी बताया, रेजोनेंस इफेक्ट को आर इफेक्ट भी बोल सकते हैं या मीजोमैरिक इफेक्ट यानी एम इफेक्ट भी बोल सकते हैं। रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी एरोमेटिक कंपाउंड्स में, उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखिए, ये हमारे सामने एक कंपाउंड है जिसमें बेंजीन रिंग में OH ग्रुप अटैच है। So this compound is what? फिनॉल। फिनॉल। और जब आप फिनॉल का नाइट्रेशन कराओगे फिर HNO3 के साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो आप देखेंगे
इस OH के रेस्पेक्ट में जो NO2 ग्रुप है वो एक बार आपको ऑर्थो पोजीशन पर मिलेगा और एक बार आपको पैरा पोजीशन पर। ये बात देखिए आप सभी को पता है इस फंक्शनल ग्रुप जो बेंजीन में सभी पोजीशंस आइडेंटिकल होती है, लेकिन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाता है तो उसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो कहलाती है। दिस पोजीशन इज कॉल्ड मेटा एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड पैरा पोजीशन। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो NO2 ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन में इस OH के रेस्पेक्ट में, तो इसका नाम हम लिख देते हैं दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो दिस इज योर पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो अगर आप फिनॉल का नाइट्रेशन कराते हो तो जो नाइट्रो ग्रुप है वंस इट गोज एट ऑर्थो पोजीशन एंड वंस इट गोज एट पैरा पोजीशन। ठीक है, अब आप देखिए हमारे पास कोई दूसरा कंपाउंड है, इस बार हमारे पास है बेंजल्डिहाइड। बेंजीन पर अगर आप CH ग्रुप लगा देते हो देन यू गेट द बेंजल्डिहाइड, और इसको हम बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी बोल सकते हैं अगर आपको याद आ रहा हो। इट इज योर बेंजल्डिहाइड और बेंजीन कार्बल्डिहाइड। और अगर आप बेंजीन कार्बल्डिहाइड का यानी कि बेंजल्डिहाइड का नाइट्रेशन कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, एक्चुअल में जो HNO3 और H2SO4 का कॉम्बिनेशन है ये कहलाता है आपका नाइट्रेटिक मिक्सचर। तो यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 भी यूज कर देते हैं, ठीक है, ये नाइट्रेटिक मिक्सचर कहलाता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा देखिए उसमें आप पाओगे कि जो NO2 ग्रुप है वो ऑर्थो या पैरा पर ना जा करके कहाँ जा रहा है, मेटा पोजीशन पर जा रहा है। ये वाला कंपाउंड बनेगा CHO के रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पे पहुंचा, मेटा पोजीशन पर पहुंचा, और इसीलिए इसका नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। इट इज मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये चेंजेस क्यों आए, क्यों फिनॉल के केस में NO2 ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर पहुंच रहा है, क्यों एल्डिहाइड्स के केस में, बेंजल्डिहाइड के केस में जो NO2 ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पर पहुंच रहा है, इन सब बातों का जो एक्सप्लेनेशन है दैट गिव्स बाय रेजोनेंस इफेक्ट और मीसोमेरिक इफेक्ट। इसको हम R इफेक्ट और M इफेक्ट भी बोल दिया था। तो देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन है वो हम यहाँ पर R इफेक्ट के, मीसोमेरिक इफेक्ट के बेस पर देते हैं। एक बात छोटी सी आप समझिए यहाँ पर, अगर मैं बात करूं फिनॉल के केस में, मैं पहले आपको फिनॉल का एक्सप्लेनेशन देता हूं कि फिनॉल के केस में ऐसा क्या हुआ कि जो NO2 ग्रुप है इट इज बीइंग फॉरवर्डेड टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। ये आपके सामने फिनॉल है और फिनॉल में आप देखेंगे जो ऑक्सीजन है ना ये 16 ग्रुप का मेंबर है और इसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड डेवलप करने में यूज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जो है इस H के साथ शेयर करने में यूज हो गया, और जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स। ये आपके 2 लोन पेयर्स यहाँ पर है। ठीक है, एक बात और सीखेंगे यहाँ पर आप, मैंने ये जो ग्रुप लगाया OH इसको तो बोल दिया ग्रुप, और ये जो बेंजीन रिंग है इसको बोल दिया हमने सिस्टम।
देखिए ये जो OH ग्रुप है ना, ये इट इज प्लस आर इफेक्ट ग्रुप। आर इफेक्ट के बेस पर हमने कुछ ग्रुप्स को दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। तो प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप की टेंडेंसी क्या होती है, वो अपने लोन पेयर्स को, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको सिस्टम के अंदर यानी कि बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये जो लोन पेयर आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, ये OH ग्रुप की टेंडेंसी है, प्रॉपर्टी है कि ये इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइज करने की टेंडेंसी रखता है। तो क्या होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के कहीं भी एक बॉन्ड बना सकते हैं। तो क्योंकि ये जो OH ग्रुप पर जो O एटम है, इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये शिफ्ट कर दिए जाएंगे इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में। जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ डेवलप होगा इन दो इलेक्ट्रॉन की वजह से, वैसे ही इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अभी कितनी देखो, 1 2 3 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो अभी कितनी है, 4 है। लेकिन जैसे ही यहाँ बॉन्ड ये डेवलप होगा, वैसे इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5, जो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो पाई बॉन्ड है ये वाला, ये शिफ्ट हो जाएगा नियरेस्ट पोजीशन पर, यानी कि ऑर्थो पोजीशन, यहाँ कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई रखने के लिए। आप देखेंगे जब इस तरह का कुछ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो अराइज होगा। ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन बॉन्ड ऐसे ही है, ये O बॉन्ड H ऐसे ही है, और एक जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पर ऐसा प्रेजेंट रहे। ठीक है, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे ना, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड डेवलप करने में यूज हो गया। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है वहां चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। और देखिए ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, तो वहां चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस फिनॉल पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। आप देख पा रहे हो ये जो पॉसिबिलिटी हो पाई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग क्यों पाई, क्योंकि यहाँ पर ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर कॉन्जुगेशन में है, अल्टरनेट पोजीशन में है। यहाँ पे O सिंगल बॉन्ड C और फिर डबल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन की वजह से ये सब चीजें पॉसिबल हो पा रही। ऐसे ही आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो ये लोन पेयर है, ये सिग्मा बॉन्ड आ गया, फिर डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन किस किस के बीच में, लोन पेयर और इस पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में। तो यही रेजोनेंस है। रेजोनेंस कब होगा, रेजोनेंस तब होता है जब इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड के बीच में हो, या दो पाई बॉन्ड्स होते हैं तब भी हो जाता है। तो जब कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में होता है तभी ही रेजोनेंस हो सकता है, या फिर दो पाई बॉन्ड्स भी आपस में कॉन्जुगेशन में होंगे तब भी रेजोनेंस हो सकता है। अब देखिए क्या होगा, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड डेवलप करने की कोशिश करेगा, और जैसा ही ये होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी जाएगी, 5, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के इस पैरा पोजीशन पर पहुंच जाएगा, और ये वाला स्ट्रक्चर आपको मिलता है। देखिए ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ये बॉन्ड ऐसा सच रहा, यहाँ ये बॉन्ड डेवलप हो गया, ये ऊपर वाला जो भी अरेंजमेंट है, जो भी लोन पेयर का बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट हो वैसे का वैसे ही रहा, और यहाँ पर जो ऑर्थो सॉरी पैरा पोजीशन है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ गई। फिर आप देख सकते हैं ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ गया, ये पाई बॉन्ड ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड डेवलप करेगा, और फिर ये वैलेंसी यहाँ पे 5 हो जाएगी, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए फिर ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा। ये वाली कंडीशन आपको मिल रही है। देखिए
ये बॉन्ड ऐसे ही रहा, यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ डेवलप हो गया और यहाँ शिफ्ट नहीं हुआ, यहाँ तो 5 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, ये बॉन्ड डेवलप हो गए यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, चार्ज नेगेटिव आ गया, ऊपर का जो एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट वैसे ही रहा, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन लोन पे इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट वैसे ही रहा। फिर क्या होगा देखिए, फिर ये लोन पे इलेक्ट्रॉन्स और ये पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में, तो ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है कहाँ आ गए, इन दो कार्बन के बीच में आ गए और अल्टीमेटली जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो फिर से इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया। तो ओवरऑल आप देख पा रहे हो आपको पहला वाला ही स्ट्रक्चर मिल गया, ये बॉन्ड ऐसे ही रहा, ये बॉन्ड ऐसे ही रहा, यहाँ बॉन्ड डेवलप हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए 2 लोन पेयर और ये बिल्कुल पहला वाला स्ट्रक्चर आ गया। पर इनकी जरूरत क्यों पड़ी, इनकी जरूरत इसलिए पड़ी कि कैसे किसी बच्चे को बताएं या कैसे किसी को समझाएं कि जो NO2 पॉजिटिव है फिनॉल का नाइट्रेशन कराने पर क्यों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जा रहा है। तो क्यों NO2 पॉजिटिव जो कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर प्रोवाइड कराता है क्यों फिनॉल के केस में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जा रहा है, इसका जवाब किसी भी फिनोमिना के पास नहीं है एक्सेप्ट रेजोनेंस। आप देख पा रहे हैं कि जब आप ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं फिनॉल का तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज आपको कहां ज्यादा मिल रही है, देखिए ऑर्थो पर, पैरा पर, और ये भी इसके रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन है बच्चों, ऑर्थो ही है। तो आप देख पा रहे हैं फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो ऑर्थो पर और पैरा पोजीशंस पर ही मिल रही है और इसीलिए जो NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, कहां अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हमने ड्रॉ किए इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हमें कहां ज्यादा मिल रही है, ऑर्थो पर, पैरा पर और ऑर्थो पर, है ना। तो इसलिए NO2 पॉजिटिव कहां जाएगा, या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा। ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमेना। अब आप कहेंगे सर ये हाइपोथेटिकल फिनोमेना है तो इतना हम इसको जोर देके क्यों पढ़ रहे हैं, अरे भाई इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर आप मेरे पीछे पड़ जाएं कि सर फिनॉल में से ये वाला स्ट्रक्चर जरा आइसोलेट करके दिखाइए आप, मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई भी नहीं कर पाएगा, आपको ये स्ट्रक्चर आइसोलेट करके कोई नहीं दिखा पाएगा। क्यों, इसका इंटर कन्वर्जन इतना फास्ट है एक दूसरे में कि इनको आइसोलेट कर पाना इम्पॉसिबल है आज की तारीख तक। आगे क्या होगा नोबडी नोज। तो इसीलिए इट इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमेना, लेकिन बच्चों की या किसी की भी गर्दन हाँ कराने के लिए सफिशिएंट है कि भाई देखो प्लस आर इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ग्रुप से कहां जा रही है, इनसाइड द बेंजीन रिंग, इनसाइड द सिस्टम, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशंस पर फिनॉल के केस में आपको ज्यादा मिलेंगी। और जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है HNO3 और H2SO4 का जो कॉम्बिनेशन है ये प्रोड्यूस करता है NO2 पॉजिटिव यानी कि नाइट्रोनियम आयन, जहां भी चार्ज पॉजिटिव होगा तो वहां पे IUM लगा देते हैं IUPAC के हिसाब से EM, तो ये नाइट्रो आयन था तो नाइट्रोनियम आयन ये हो जाएगा आपका। तो ये रेजोनेंस के अलावा कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता कि क्यों फिनॉल के केस में नाइट्रेशन कराने पर जो NO2 पॉजिटिव स्पीशीज है जो HNO3 और H2SO4 की रिएक्शन करने से प्रोड्यूस होती है वो क्यों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही पहुंचती है, मेटा पर क्यों नहीं जाती, ये कौन एक्सप्लेन करेगा, कौन एक्सप्लेन करेगा, रेजोनेंस इफेक्ट का प्लस आर इफेक्ट, जो कि OH का नेचर है कि OH जो है वो प्लस आर इफेक्ट शो करता है। अब ये बात भी समझे, ये तो एक परमानेंट इफेक्ट है भाई, जो OH है वो कहीं और कोई ना जा रहा है, OH जो है वो तो बेंजीन के अंदर अटैच्ड ही है ना, तो रेजोनेंस इफेक्ट कैसा है, परमानेंट इफेक्ट है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाई इन केस ऑफ बेंजल्डिहाइड
NO2 goes at मेटा पोजीशन। ऐसा बेंजल्डिहाइड में क्या हो गया, जिसकी वजह से NO2 ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पर जा रहा है, ना कि ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर। तो देखिए ये बात कैसे पता चली, जैसा मैंने आपसे कहा, मैंने इसको बोल दिया CHO को ग्रुप और इस रिंग को क्या बोल दिया, सिस्टम। तो यहाँ पर जो CHO ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसमें आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिस्टम से यानी कि बेंजीन रिंग से ग्रुप की तरफ शिफ्ट की जाती है, और ऐसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं -R और -M इफेक्ट ग्रुप। M जो है मीजोमेरिक के लिए यूज कर रहे हैं, ये भी एक परमानेंट इफेक्ट है। तो आप देखिए जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से आउटसाइड द बेंजीन रिंग शिफ्ट होगी तो किस तरह से जो चार्जेस हैं वो बेंजीन रिंग के अंदर डेवलप हो जाते हैं, उसको हम सीख लेते हैं जरा तेजी से। ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है जिसमें बेंजीन रिंग पर CHO ग्रुप अटैच्ड है, ये कहलाएगा बेंजल्डिहाइड। जैसा आपको मालूम है ऑक्सीजन 16 ग्रुप का मेंबर है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसकी वैलेंस शेल में है, और इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से दो तो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गए और दो लोन पेयर की फॉर्म में यहाँ पर नहीं। जैसा अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है वो अवे फ्रॉम द रिंग होगी, मतलब कि रिंग से बाहर की तरफ होगी। तो क्या होगा, देखिए ये जो ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन से वो कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन पर। जैसे ऐसे हुआ तो कार्बन की वैलेंसी कितनी रहेगी, 3 1 2 3, और उसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो जल्दी से इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डेवलप हो जाएगा और इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। देखिए ये बॉन्ड ऐसा रहा, ये बॉन्ड ऐसे आ गया, ये कार्बन बॉन्ड H ऐसे रहने वाला है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया, इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए, है ना, 1 2 3 4 5 6, और ये बॉन्ड यहाँ डेवलप हो गया। अल्टीमेटली आप देख पा रहे हो इस पोजीशन पर क्या होगी, डेफिशिएंसी हो गई। यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, है ना, इस पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ गई, इस पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। अब आप देख पा रहे हो ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है और ये जो पाई बॉन्ड है ये आपस में कैसे कॉन्जुगेशन में है, तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कोशिश करेगा यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है उसको कंपनसेट कर दे, और इस खुशी में इस बात को पूरा करने के लिए ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्डेड इस कार्बन के बीच में डेवलप हो जाएगा इस तरह से। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ हो गया, लेकिन जैसा ऐसा हुआ अल्टीमेटली यहाँ डेफिशिएंसी क्या हो गई, क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6, ये ऊपर बॉन्ड पे लोन पेयर्स का एटम्स का अरेंजमेंट सेम रहा। अब ये पाई बॉन्ड और ये कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है ये कॉन्जुगेशन में, तो ये कोशिश करेगा भाई यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसको कंपनसेट कर दे, और ये बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डेवलप हो जाएगा। ऐसा होने पे आप देखेंगे ये बॉन्ड तो यहाँ डेवलप हो गया, ये बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट था, ये ऊपर का जो अरेंजमेंट है बॉन्ड पे या लोन पे इलेक्ट्रॉन्स का वो वैसे का वैसे ही रहेगा, और ये हमारे पास आ गया O, ये आ गया H 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव, और अल्टीमेटली डेफिशिएंसी कहाँ होगी बच्चों, इस कार्बन पर। अब ये पाई बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन कॉन्जुगेशन में, तो ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, और ऐसा होने पर इस कार्बन की वैलेंसी कितनी रह गई, 3। तो ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है वो फिर से इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एस्टेब्लिश हो जाएगा और पाई बॉन्ड डेवलप कर लेगा, यानी कि बिल्कुल पहला जैसा स्ट्रक्चर जो है वो आपको मिल रहा है। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि क्यों CHO के केस में NO2 पॉजिटिव मेटा पोजीशन पर ही केवल पहुंचा है। आप देख पा रहे हो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो कहाँ आए, ऑर्थो पर, ऑर्थो पर,
पैरा पर, ऑर्थो पर, है ना, मेटा पर कोई चार्ज नहीं पॉजिटिव। तो ये जो NO2 पॉजिटिव यहां बनेगा, ये जो नाइट्रोनियम आयन है जो कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन करने से बनेगा नाइट्रोनियम आयन, ये कैसा है? पॉजिटिव। कैसा है? इलेक्ट्रोफाइल। तो पॉजिटिव क्या पॉजिटिव पर अटैक करेगा? नहीं करेगा ना। 3 घर है उसके पास, कौन कौन से देखिए, उसके पास 3 घर है, एक है ऑर्थो वाला, एक है मेटा और एक है पैरा। तो आप देख पा रहे हो ऑर्थो पे चार्ज कैसा? पॉजिटिव। पैरा पे चार्ज कैसा? पॉजिटिव। ऑर्थो पे चार्ज कैसा? पॉजिटिव। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे 3 घर हो हमारे पास, एक ऑर्थो का, एक मेटा का, एक पैरा का, और एक भिखारी, एक बैगर जो है वो इन घर की तरफ अप्रोच करता है। इस पे चार्ज कैसा है? भिखारी पे पॉजिटिव। ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी। अभी जब मूव कर रहा है तो देख रहा भाई ऑर्थो पे तो, यहाँ पे तो घर में दरवाजा ही नहीं, यहाँ मांगने से तो कुछ मिलना नहीं है, यहाँ तो पहले से पॉजिटिव चार्ज है, डंडा लेके खड़ा हुआ कोई, ये तो वैसे ही कह रहा है कि भाई मेरे घर में दरवाजा नहीं है, जब दरवाजा लगा दो। पैरा की तरफ जा रहा है तो वहां भी कंडीशन यही, यहाँ भी चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। मेटा का दरवाजा बंद है। बंद का मतलब है ये नहीं पता वहां पैसे मिल सकते हैं नहीं मिल सकते। जैसा आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ मेटा पोजीशन पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस नहीं है किसी भी स्ट्रक्चर में। तो आप मुझे बताओ ये जो इलेक्ट्रोफाइल है कहां जाने का रिस्क लेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पहले से वहां जाएगा। एक कंगाल कंगाल के जाएगा मांगने, कहां जाएगा? जहां पर पॉसिबिलिटी उसे लगेगी कि हाँ भाई वहां हमारी तरह नहीं है मामला, वहां हो सकता है कुछ जो है मिल भी सकता है। तो और यहाँ पे क्या है? ऑर्थो और पैरा पर क्या है? यहाँ पे तो क्रॉस बने हुए, यहाँ बताना, यहाँ तो अंदर से इधर पड़ सकती है। तो इसलिए वो कहाँ का चांस लेगा? कहाँ जाएगा गरीब? हाँ, जहाँ दरवाजा बंद है पता नहीं खोल के मिल भी सकते हैं या फिर गेट बंद भी रह सकता है। तो ये चीज है देखिए मेटा पर। ये ऑर्थो पर क्यों जाएगा, पैरा पर क्यों जाएगा NO2 पॉजिटिव? जब आप देख पा रहे हो कि ऑर्थो पर और पैरा पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो क्यों ये रिस्क लेगा? NO2 पॉजिटिव क्यों रिस्क लेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाने की? कहां जाएगा? मेटा पर जाएगा, क्योंकि ऑर्थो पर और पैरा पर तो पहले से ही चार्जेस पॉजिटिव है, पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो CHO क्योंकि -R इफेक्ट ग्रुप है, माइनस कैपिटल M इफेक्ट ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग से बाहर की तरफ शिफ्ट करेगा, जिससे आप देखेंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। और इसलिए जो NO2 पॉजिटिव है वो कहां मूव करेगा? मेटा पर। किसके केस में? बेंजल्डिहाइड के केस में। तो आप देख पा रहे हो तभी तो बना मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ये कैसे फिनोमिना है? हाइपोथेटिकल। क्यों? अगर आप मेरे पीछे पड़ जाओ, सर बहुत ज्यादा आप मुझे समझा रहे हो, जरा ये वाला स्ट्रक्चर आइसोलेट करके दिखाइए या ये स्ट्रक्चर आइसोलेट करके दिखाइए, तो मैं हाथ जोड़ लूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम। क्यों? क्योंकि इनका इंटर कन्वर्जन एक दूसरे में इतना ज्यादा है, इतना तेजी से है कि हम इन स्ट्रक्चर को यहाँ से आइसोलेट कर ही नहीं सकते। लेकिन इसके अलावा आज की तारीख में कोई तरीका भी नहीं है कि किसी को समझा दिया जाए क्यों CHO के केस में NO2 पॉजिटिव मेटा पोजीशन पर जा रहा है, और क्यों फिनॉल के केस में NO2 पॉजिटिव ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जाता है। रेजोनेंस इफेक्ट कब होता है? जब कोई लोन पेयर जैसे ये है पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो, या कोई डबल बॉन्ड, सॉरी ये तो मैंने आपको गलत बताया, मैं आपको बताता हूँ ये वाली बात कब हो सकता है? जब कोई लोन पेयर, जैसे फिनॉल में था, जब कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, देखो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये पाई बॉन्ड कैसे है? कॉन्जुगेशन में है। या फिर कब हो सकता है? जब दो पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन, देखो एक तो पाई बॉन्ड ये हो गया और दूसरा पाई बॉन्ड ये हो गया, ये भी आपस में कॉन्जुगेशन में। तो रेजोनेंस इफेक्ट कब अराइज होगा? कब होगा? जब लोन पेयर और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में अल्टरनेट पोजीशन पर हो, या फिर दो पाई बॉन्ड्स आपस में अल्टरनेट पोजीशन यानी कि कॉन्जुगेशन में हो, तब इस तरह का जो इफेक्ट है वो
मॉलिक्यूल में अराइज होता है और ये मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है रेजोनेंस इफेक्ट, और साथ ही साथ इन बातों को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है क्यों सर्टेन ग्रुप जो बेंजीन में अटैच होंगे उनमें कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज जो पॉजिटिव चार्ज होगी वो क्यों ऑर्थो और पैरा पर जाएगी और क्यों मेटा पोजीशन पर जाएगी। देखिए बहुत से ग्रुप हैं जो रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट इज डिफाइंड एज द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहे थे अभी आपने देखा, बाय द इंटरेक्शन ऑफ टू पाई बॉन्ड्स और बिटवीन अ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। जैसे आपने बेंजल्डिहाइड के केस में देखा उसमें क्या थे, दो पाई बॉन्ड्स थे, और फिनॉल के केस में आपने देखा एक पाई बॉन्ड था और एक लोन पेयर था टू द एडजेसेंट एटम। This effect is transmitted through the chain. There are two types of resonance or mesomeric effect. जैसे कि आपको बताया मैंने पॉजिटिव और प्लस आर, इसमें से कुछ ग्रुप्स हैं जो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, जैसे NH2 भी आपका प्लस आर इफेक्ट ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ा रहा है, ऑर्थो पर पैरा पर। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर, तो इनको हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बोलते हैं। जो प्लस आर इफेक्ट ग्रुप होते हैं इनको हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स भी बोल दिया करते हैं। इसी तरह से जो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट है या नेगेटिव माइनस एम इफेक्ट है उनमें क्या होगा, इनमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, अवे फ्रॉम द बेंजीन रिंग, यानी कि जो सब्सटेंस लगा हो उसकी तरफ जाएंगे कॉन्जुगेटिव सिस्टम से। तो इनमें नाइट्रोबेंजीन भी आप देख सकते हो, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जा रही है, अवे फ्रॉम द बेंजीन रिंग, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो पर पैरा पर, तो चांसेस कहाँ बचे, केवल मेटा पर। तो देखिए जो प्लस आर इफेक्ट ग्रुप में कौन कौन से हैलोजेंस हैं, OH ग्रुप है, ईथर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है, सेकेंडरी अमाइन है, टर्शरी अमाइन है, और ये अमाइन ग्रुप भी कैसे हैं, ये प्लस आर इफेक्ट वाले। और माइनस आर वाले कौन से हैं, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, नाइट्राइल है, नाइट्रो ग्रुप है, ये सब कैसे हैं आपके, ये सब माइनस आर इफेक्ट वाले, यानी कि मेटा डायरेक्टिंग जो है की तरह वो काम करते हैं।